जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, दौड़ना, तैरना आदि। तो यहाँ पर हम जैसे चलने का काम कर रहे हैं, जैसे चल रहे हैं तो ये भी एक काम है, दौड़ना भी एक काम है और तैरना भी। तो जिसमें किसी कार्य का मतलब इसमें हम कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया शब्द की पहचान है तो क्रिया शब्द की पहचान है कि क्रिया के अंत में ना लगा होता है। जहां पर अधिकतर क्या होता है कि जहां पर ना लगा होता है वहां हमारी क्रिया होती है। जैसे चलना, दौड़ना, तैरना, घूमना, फिरना, तो आदि इन सभी के पीछे क्या है, ना लगा हुआ है। तो क्रिया का जो मूल शब्द होता है जो क्रिया का मूल शब्द होता है उसको हम धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, तो पढ़ना दो शब्दों से मिलकर बना है पठ धन ना। तो यहाँ पर पठ क्या है, धातु, और ना क्या है, क्रिया। तो पठ के अलावा यहाँ पर इस ना शब्द का कोई भी महत्व नहीं है। तो हमारी जो ये पठ शब्द है, पठ धातु, तो इसके अलावा यहाँ पर जो ना है इसका कोई महत्व नहीं है। तो जो ये मूल क्रिया है, मूल शब्द है, मूल धातु है पठ, तो क्या हुआ, पढ़ना। क्रिया के मूल शब्द को ही हम धातु कहते हैं। तो क्रिया दो प्रकार की होती है। क्रिया के भेद, पहली होती है क्रम के आधार पर क्रिया, और दूसरी होती है प्रयोग के आधार पर क्रिया।
पहली होती है कर्म के आधार पर होती है, दूसरी होती है प्रयोग के आधार पर। तो कर्म के आधार पर कौन सी होती है? पहली होती है अकर्मक और दूसरी होती है सकर्मक। प्रयोग के आधार पर होती है प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरी होती है पूर्वकालिक क्रिया। तीसरी होती है नाम धातु क्रिया। और चौथी हमारी होती है संयुक्त क्रिया। तो क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है कर्म के आधार पर क्रिया, उसके बाद दूसरी होती है प्रयोग के आधार पर क्रिया। तो कर्म के आधार पर हमारी दो प्रकार की क्रिया होती है, पहली होती है अकर्मक, दूसरी होती है सकर्मक। इसके बाद हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया। तो पहली होती है प्रयोग के आधार पर प्रेरणार्थक क्रिया, उसके बाद दूसरी होती है पूर्वकालिक क्रिया, तीसरी होती है नाम धातु क्रिया और चौथी है हमारी संयुक्त क्रिया। तो अब हम कर्म के आधार पर क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अकर्मक, धन कर्मक। एक अर्थ होता है यहाँ पर नहीं, मतलब जिसमें कर्म नहीं होता है। तो अकर्मक क्रिया में क्या होता है? इसमें कर्म नहीं पाया जाता है। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, इसके बाद हम सकर्मक क्रिया को देखते हैं। सकर्मक क्रिया से धन कर्मक। से का अर्थ होता है साथ, मतलब कर्म के साथ। जो सकर्मक क्रिया होती है इसमें कर्म पाया जाता है। तो हम सकर्मक क्रिया को उदाहरण देते हैं। जैसे हमने यहाँ कर्मक क्रिया का उदाहरण देखा, पक्षी उड़ रहे हैं। तो ये उड़ना क्या हुआ? ये हुआ हमारा, ये हुई हमारी क्रिया। पक्षी हुए हमारे धातु, ये हमारा मूल शब्द है। उसके बाद यहाँ पर किसकी कमी रह गई? कर्म की। कि पक्षी, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे? कहाँ, कैसे या कौन? तो पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? पक्षी कहाँ पर उड़ रहे हैं? आकाश में। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सकर्मक। इसमें हमारा कर्म पाया जा रहा है कि पक्षी कहाँ पर उड़ रहे हैं, तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। उसके बाद इसका हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे नेहा खाती है।
तो नेहा क्या खाती है, हम यहाँ एक क्वेश्चन पूछेंगे कि नेहा क्या खाती है, तो नेहा खाना खाती है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, कर्म नहीं पाया जा रहा, मतलब अकर्मक में क्या है कि इसमें कोई भी कर्म नहीं है। तो नेहा क्या खाती है, तो हमें क्या पता चल रहा है कि नेहा क्या खाती है, और यहाँ पर स्पष्ट है कि नेहा खाना खाती है, तो यहाँ पर हमारा कर्म पाया जा रहा है। इसके अलावा हम उसका और उदाहरण देखते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या पता बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कि इसके अर्थ से कोई भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम सकर्मक में देखेंगे कि बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ इसमें कोई भी कर्म नहीं कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमें प्रतीत हो रहा है कि बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कर्म का अभाव है और यहाँ पर कर्म पाया जा रहा है सकर्मक में। तो हमारी जो अकर्मक और सकर्मक पूरी हुई। अब हम आगे के जो प्रयोग के आधार पर क्रिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रयोग के आधार पर हमारी पहली क्रिया कौन सी है, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे प्रेरणार्थक के नाम से विदित हो रहा है, यहाँ पर हमें प्रेरणार्थक मतलब दूसरे को प्रेरणा देना। इसमें कर्ता कारक तो प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, इसमें कर्ता कारक कार्य स्वयं न कर किसी अन्य से कार्य करवाता है। जैसे इसके उदाहरण है अध्यापक दीपक से पुस्तक पढ़वाता है। तो यहाँ पर जो अध्यापक है वो मतलब अपने छात्र से वो प्रेरणा दे रहा है कि तो खड़ा होकर पुस्तक पढ़ दे। तो अध्यापक दीपक से पुस्तक पढ़वाता है, तो ये क्या हुई, प्रेरणा हुई। तो इसके जैसे पता चल रहा है अध्यापक दीपक से पुस्तक पढ़वाता है। तो यहाँ पर जो अध्यापक है वे दीपक से प्रेरणार्थक क्रिया के अनुसार पुस्तक पढ़वा रहा है। इसका हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। रीमा सीमा से खाना बनवाती है। जो यहाँ पर रीमा है वो सीमा को क्या कर रही है, प्रेरित, खाना बनवाने के लिए क्या कर रही है, प्रेरित कि खाना बना। रीमा सीमा से खाना बनाने के लिए बोल रही है। तो ये हमारी प्रेरणार्थक क्रिया।
ठीक मत हो। कालिक क्रिया मतलब इसमें क्या है, एक कार्य की समाप्त होते ही दूसरे कार्य में लग जाना। एक कार्य की पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि इसमें एक कार्य की समाप्ति के तुरंत बाद ही हम अगले कार्य को करने में लग जाते हैं। जैसे मोहन खाना खाकर पढ़ने चला गया। यहाँ हम जैसे पढ़ना ले ले या घूमने चला गया, खाना खाकर घूमने चला गया। मोहन खाना खाकर घूमने चला गया, तो मोहन हम एक काम करके जैसे खाना खाकर तुरंत फ्री होते ही घूमने चला गया, मतलब एक काम करके तुरंत जस्ट बाद ही दूसरे काम में लग गया। इसके बाद इसका दूसरा उदाहरण है, रीना खेत से लौटकर नहाने चली गई। मोहन खाना खाकर घूमने चला गया और रीमा खेत से लौटकर नहाने चली गई। मतलब इसमें इन दोनों वाक्यों से क्या प्रतीत हो रहा है कि एक काम करके तुरंत दूसरे कार्य में लग गए। मतलब खेत से लौटकर, खेत से आकर तुरंत ही वो नहाने चली गई। तो ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया। इसके बाद है अगली नाम धातु क्रिया। जो नाम धातु क्रिया है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से आदि शब्दों से बनती है। जैसे अपना से अपनाना, जैसे नाम धातु क्रिया है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से मिलकर बनती है। जैसे अपना से अपनाना, अपना शब्द से मिलकर बना है अपनाना। इसके बाद हमारी अगली जो क्रिया है वो है संयुक्त क्रिया।